दिस इज़ 92.7 बिग एफएम और मैं अन्नू कपूर अपने श्रोताओं का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ रेडियो के नंबर 1 शो में, जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम के श्रोताओं के लिए जो मज़ेदार किस्से कहानियाँ लाया हूँ, उनमें सबसे पहली कहानी है एक्ट्रेस नंदा की। रेडियो पर गाना सुनने की शौकीन नंदा ने जब पैसे जोड़कर अपने लिए रेडियो खरीदने का सोचा, तब अचानक परिवार में कुछ ऐसा हो गया कि वो ये रेडियो खरीद ही नहीं पाई। दूसरी कहानी में बताऊंगा कि म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह को उनके पिता ने ऐसी क्या सीख दी जिसके चलते वो फिल्म इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाए। तीसरी कहानी में बताऊंगा कि श्याम बेनेगल को फिल्म हिस्ट्री की लैंडमार्क फिल्मों में गिनी जाने वाली फिल्म निशांत का आइडिया कहां से आया। साथ ही बताऊंगा एक्ट्रेस तबस्सुम की कहानी। तबस्सुम जी अपनी जिंदगी पर अमिताभ बच्चन का एहसान क्यों मानती हैं, और फिर दिल ने फिर याद किया। आज हम याद करेंगे माइस्ट्रो, महान गायक मन्ना डे को, और आखिर में होगा एक सवाल। ये सब आज के शो में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। बात 50s की है, जब एक्ट्रेस नंदा ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। पिता की डेथ हो चुकी थी, इसलिए घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। नंदा जी को रेडियो पर गाने सुनने का बहुत शौक था, मगर तब उनके पास अपना खुद का रेडियो सेट नहीं था। वो सोनावाला में फर्स्ट फ्लोर पर अपनी मौसी के घर की बालकनी में बैठ जाती थीं और नीचे मिठाई की दुकान में बजने वाले रेडियो पर इस प्रोग्राम को सुन लिया करती थीं। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कमाई से बचत करके सबसे पहले खुद का एक रेडियो खरीदेंगी। बस उसी दिन से उन्होंने रेडियो खरीदने के लिए पैसे जोड़ना बचाना शुरू कर दिए। कई दिनों की बचत के बाद आखिर उनके पास रेडियो खरीदने के लायक रुपए इकट्ठे हो गए। नंदा जी बहुत खुश थीं। उनकी मुराद जल्दी ही पूरी होने वाली थी, मगर जैसे ही मुराद पूरी होने का टाइम आया, रेडियो खरीदने का समय आया, इससे पहले कि वो रेडियो खरीद के ला पाती, उनके भाई प्रफुल्ल का एक्सीडेंट से फ्रैक्चर हो गया। इलाज में होने वाले खर्चे को देखते हुए नंदा जी ने अपने लिए नए रेडियो खरीदने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और वो रुपए अपने भाई के इलाज में लगा दिए। रेडियो तो आज नहीं कल आ ही जाएगा, लेकिन भाई का स्वास्थ्य, भाई की जिंदगी, भाई की तकलीफ एक बहन कैसे देख सकती थी। नंदा जी को प्रणाम, नंदा जी की स्मृति को प्रणाम। ये कोई 60s की बात होगी, जब उत्तम सिंह अपने परिवार के साथ बंबई आकर बस गए। पिताजी गुरुद्वारों में भजन कीर्तन गाया करते थे। पिता की तरह उत्तम सिंह को भी म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा। छोटी उम्र में ही तबला सीख लेने वाले उत्तम सिंह कोई 12-13 साल के रहे होंगे जब उन्होंने अपने पिता से म्यूजिक में करियर बनाने की इच्छा जाहिर की। इंडस्ट्री में काम के तौर तरीकों को समझने वाले उत्तम के पिता ने उनसे कहा कि इंडस्ट्री में वायलिन बजाने वालों की कमी है, इसलिए वो वायलिन सीखें और इसी में काम तलाश करने की कोशिश करें। उस वक्त उत्तम को समझ नहीं आया कि जिस इंस्ट्रूमेंट को इंडस्ट्री में ना के बराबर यूज किया जाता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सीखने से करियर में क्या मदद होगी। मगर आज्ञाकारी बेटे ने अपने पिता की बात मानते हुए वायलिन सीखना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहां कहीं भी वो म्यूजिशियन के लिए ऑडिशन देने गए, उन्हें वहां दोबारा काम के लिए फोन नहीं करना पड़ा। उन्हें सामने से ही वायलिन प्ले करने के लिए ऑफर मिलने लगे। उत्तम सिंह को प्रोग्राम के ऑफर्स आने लगे, उनकी पहचान बनने लगी और 1963 में
जब नौशाद के असिस्टेंट मोहम्मद शफी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई तो उत्तम सिंह को उसमें ब्रेक दिया, जिसके बाद उत्तम सिंह ने 70 के दशक तक नौशाद, रोशन, मदन मोहन और एस.टी. बर्मन जैसे महान संगीतकारों के साथ वायलिनिस्ट के तौर पर काम किया। इसके अलावा वो 14 सालों तक आर.डी. बर्मन के साथ सोलो वायलिनिस्ट भी रहे। संगीतकार के तौर पर उन्हें 1983 में आई फिल्म पेंटर बाबू से ब्रेक मिला, मगर सफलता के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा जब आई फिल्म दिल तो पागल है। मगर ये उनके पिता की उन्हें वायलिन सीखने की एडवाइस और सीख का ही नतीजा था, जिसके चलते वो इतने सालों तक वायलिनिस्ट के तौर पर काम करते हुए इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाए। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कलकत्ता में हुआ था। पिता पूर्णचंद डे और माता महामाया डे ने जन्म के समय उनका नाम प्रबोध चंद डे रखा। घर में ही चाचा केसी डे जैसे गुणी संगीतकार की छत्र छाया में मन्ना डे को बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला। उनकी इब्तदाई तालीम इंदू बाबर पाठशाला से हुई। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल में हुई और ग्रेजुएशन विद्यासागर कॉलेज से हुआ। मन्ना डे के हायर सेकेंडरी होने तक उनके सिंगिंग टैलेंट को सभी नोटिस कर चुके थे, जिस कारण अपने संगीत आचार्य चाचा कृष्णचंद डे और उस्ताद दाबिर खान के सानिध्य में मन्ना डे ने विधिवत संगीत सीखना शुरू कर दिया। 1941 में ग्रेजुएशन करने के बाद मन्ना डे बंबई में फिल्मों में म्यूजिक दे रहे अपने चाचा केसी डे के बुलावे पर उनके पास आ गए। यहां आकर उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। घंटों वो रियाज किया करते। प्लेबैक सिंगर के तौर पर मन्ना डे को पहला ब्रेक मिला 1952 में आई फिल्म तमन्ना में। केसी डे के म्यूजिक डायरेक्शन में सुरैया के साथ उनका डुएट गीत जागो आई उषा पोछी बोले जागो बहुत पॉपुलर हुआ। 40s में उन्होंने कादंबरी, कमला, चलते चलते, इंसाफ और गीत गोविंद जैसी फिल्मों में गाने गाए। लेकिन उन्हें पहचान मिली 1950 में आई फिल्म मशाल के गीत से ऊपर गगन विशाल। 50 के दशक की शुरुआत में मन्ना डे की मुलाकात एक प्रोग्राम के दौरान केरला में जन्मी और बॉम्बे में पली बढ़ी सुलोचना कुमारन से हुई और 1953 में दोनों की शादी हो गई। 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन में सलिल चौधरी के लिए गाए उनके 2 गीत बड़े पॉपुलर हुए, धरती कहे पुकार के और दूसरा हरियाला सावन ढोल बजाता आया। शंकर जयकिशन ने मुकेश के साथ मन्ना डे को भी राज कपूर के लिए प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया और उनसे आवारा, बूट पॉलिश, श्री 420 और चोरी चोरी फिल्मों में गीत गवाए। याद दिलाना चाहूंगा, प्यार हुआ, इकरार हुआ, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, दिल का हाल, सुने दिलवाला, आजा सनम, मधुर चांदनी में हम और ये रात भीगी भीगी, ऐसे सुपर हिट गीत मन्ना डे ने ही गाए थे। 50 के दशक की उनकी दूसरी प्रमुख फिल्में रहीं सीमा, झनक झनक पायल बाजे, देवदास, तूफान और दिया, शारदा, देख कबीरा रोया, भाभी, मदर इंडिया इत्यादि। 60 के दशक में मन्ना डे ने बंगाली, गुजराती, असमी, भोजपुरी, कन्नड़, मराठी जैसी कई रीजनल फिल्मों के साथ साथ हिंदी में भी जो पॉपुलर गाने गाए वो थे ए मेरे प्यारे वतन, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, ए मेरी जोहरा जबी, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, दिल की गिरह खोल दो और कस्म वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, जिंदगी कैसी है पहेली, ए भाई जरा देख के चलो। इस गाने के लिए, ए भाई के लिए मन्ना डे को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ था। अपने करियर के दौरान सभी भाषाओं में 4000 से अधिक गीत गाने वाले मन्ना डे को फिल्म फेयर अवार्ड,
नेशनल अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। 24 अक्टूबर 2013 को इस महान संगीत साधक का निधन हो गया। दादा की स्मृति को प्रणाम, श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन उनकी याद में अर्पित करता हूं मैं, अन्नू कपूर, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। डायरेक्टर श्याम बेनेगल 1946 से लेकर 1951 तक चले तेलंगाना मूवमेंट से बहुत प्रभावित थे और सामंतवाद के मुद्दे पर फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी कहानी की तलाश में थे। उन्हीं दिनों प्ले राइटर विजय तेंदुलकर जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के दौरान सोशल और पॉलिटिकल वायलेंस पर कर रहे थे रिसर्च। एक दिन श्याम बेनेगल से मुलाकात के दौरान विजय तेंदुलकर ने अपनी रिसर्च पर आधारित स्टोरी के बारे में बताया और साथ ही यह भी बताया कि स्टेज एक्टर उत्पल दत्त को यह कहानी बहुत पसंद आई है और वो इस पर एक प्ले करना चाहते हैं। जब श्याम बेनेगल ने यह सुना तो वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने विजय से कहा कि अगर वो प्ले से पहले एक फिल्म के हिसाब से इस स्टोरी को डेवलप करें तो कैसा रहेगा। विजय को आइडिया पसंद आया और उन्होंने फिल्म के हिसाब से इस स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया। फिल्म का स्क्रीन प्ले कंप्लीट करने के बाद विजय तेंदुलकर ने श्याम बेनेगल को सुनाया और जो उन्हें बहुत पसंद आ गया। अब जरूरत थी फिल्म के स्क्रीन प्ले के हिसाब से दमदार डायलॉग लिखे जाने की। इसके लिए मशहूर स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर सत्यदेव दुबे को साइन किया गया। फिल्म की राइटिंग कंप्लीट होने के बाद गिरीश कर्नाड, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों को लेकर यह फिल्म बनाई गई। 1975 में फिल्म रिलीज हुई और बन गई हिंदी फिल्म इतिहास की एक लैंडमार्क फिल्म। इस फिल्म ने 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हिंदी भाषा की बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुआ और साथ ही फिल्म को 1976 के कान फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पाम अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। बात करेंगे तबस्सुम की, जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में अपना करियर शुरू किया था। बड़ी होने पर उन्होंने फिल्मों में काम किया ही साथ साथ टेलीविजन में दूरदर्शन पर आने वाले शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन को होस्ट करके भी उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। 21 सालों तक चलने वाले इस शो में वो बड़े बड़े फिल्मी सितारों के इंटरव्यू लिया करती थी। इस प्रोग्राम में उनकी पॉपुलैरिटी के कारण उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े सितारों द्वारा इंडिया और इंडिया के बाहर किए जाने वाले शोज को होस्ट करने का मौका भी मिला। एक बार उन्हें कल्याण जी आनंद जी के एक लाइव शो को होस्ट करने का प्रस्ताव आया। ये शो मुंबई के षणमुखानंद हॉल में संपन्न होना था। तबस्सुम ने यह शो एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर शो से कुछ दिन पहले ही तबस्सुम का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। इस फ्रैक्चर की वजह से तबस्सुम व्हील चेयर पर ही इस शो को कंडक्ट कर रही थी कि अचानक हॉल में आग लग गई। आग देखते ही देखते फैल गई हर तरफ और हॉल में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद जनता जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। ऐसे में व्हील चेयर पर बैठी तबस्सुम को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें। उठ सकती नहीं थी, फ्रैक्चर की वजह से तकलीफ में भी थी। तबस्सुम मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही थी। इधर हर कोने से आग के झोंके आ रहे थे, आग भभक पड़ी थी, मगर हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। किसी का ध्यान भी तबस्सुम की तरफ नहीं था। लगा तबस्सुम को कि अब बचना मुश्किल है। तभी उस शो में परफॉर्म करने आए इस ट्रुप के मेंबर अमिताभ बच्चन सामने आए और उन्होंने आकर तबस्सुम को वहां से निकाला और एक सुरक्षित जगह तक पहुंचा दिया। अपने इंटरव्यू में तबस्सुम बताती हैं कि अगर उस रोज वहां अमिताभ ने उनकी जान न बचाई होती तो वो आज जिंदा ना होती।
इतने लोग वहां मौजूद थे, मगर फिर भी अमिताभ बच्चन ने उनकी जान बचाई। इस घटना को याद करते हुए तबस्सुम शेर कहती हैं कि हमेशा देखा गया है महान झुकता है, जमीन नहीं झुकती है, आसमान झुकता है। ये उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कहा था। अब समय है दिल्ली की नेहा श्रीवास्तव के सवाल का जवाब देना है, जिन्होंने हमसे ये जानना चाहा है कि राइटर सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सब उन्हीं के हुआ करते थे, मगर क्या उनकी कोई ऐसी फिल्म भी है जिसमें उनके साथ साथ कुछ और राइटर्स का भी योगदान रहा हो? नेहा जी, आपने बिल्कुल सही गैस किया। सलीम जावेद की लिखी फिल्मों में स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग सब उन्हीं के हुआ करते थे, मगर रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी फिल्मों की जानकारी मिली है जिनकी कंप्लीट स्क्रिप्ट सलीम जावेद ने नहीं लिखी। इनमें एक फिल्म थी 1971 में सिप्पी फिल्म की अंदाज, जिसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले था सचिन भौमिक का, डायलॉग लिखे थे गुलजार ने और एडिशनल स्क्रिप्ट वर्क में क्रेडिट दिया गया था सलीम खान, जावेद अख्तर और सतीश भटनागर को। उस वक्त सलीम जावेद सिप्पी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे। दूसरी फिल्म थी 1971 की हाथी मेरे साथी। फिल्म में स्क्रीन प्ले था सलीम जावेद का, स्टोरी में क्रेडिट दिया गया चिनप्पा देवर को, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, और डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद ने। थर्ड फिल्म 1972 की सीता और गीता। इस फिल्म की स्टोरी में क्रेडिट दिया गया था सतीश भटनागर को, स्क्रीन प्ले में क्रेडिट दिया गया था सिप्पी फिल्म्स के स्टोरी डिपार्टमेंट के साथ साथ सलीम खान, जावेद अख्तर और सतीश भटनागर को, और डायलॉग में नाम दिया गया था सलीम जावेद। चौथी फिल्म थी 1973 में नासिर हुसैन की यादों की बारात। इसमें स्टोरी और स्क्रीन प्ले सलीम जावेद का और डायलॉग लिखे थे नासिर हुसैन ने। पांचवी और आखिरी फिल्म थी 1981 में रिलीज हुई क्रांति। इसमें स्टोरी और स्क्रीन प्ले बाय सलीम जावेद और डायलॉग बाय मनोज कुमार। यही जानकारी हमें मिल पाई है। अगर आपके पास कुछ और जानकारी अवेलेबल हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखें। फिर मुलाकात होगी इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।